जब जब वक्त आया है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए खुल करके अपनी बात रखी है, अपना मौकिफ रखा है। और जब ये इल्ज़ाम लगा, ये बात कुछ आई कि केरल से या कुछ इलाकों से उस वक्त, आज की बात नहीं है, अलकायदा के या आईएसआईएस के लिए लोग जा रहे हैं, तो उस वक्त वजीर आजम ने कहा कि वो लोग हमारे देश के मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अगर कोई ये सोचता है कि भारतीय मुसलमान उनकी धुन पर नाचेंगे तो वो भ्रम में है। भारतीय मुसलमान भारत के लिए जिएंगे, वजीर आजम का कहना है। भारतीय मुसलमान भारत के लिए जिएंगे और मरेंगे, वो भारत के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहेंगे। लगातार उन्होंने कोशिश की है कि एक वर्ग विशेष की स्थिति को भी सुधारा जाए जो पिछले 70 सालों में बर्बाद कर दी गई वोट बैंक की सियासत में। और उसी दौर में आई थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिसने बताया कि मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई है। ये एक उसी दौर में जिनकी हुकूमत लंबे वक्त तक रही। अब एक हुकूमत चाहती है कि चीजें बदलें, लोग मेन स्ट्रीम में आए, लेकिन कुछ लोग हैं दोनों तरफ से, आज हम दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, जो कि गड़बड़ करते हैं। इस खाई को और गहरा करना चाहते हैं ताकि लोग खौफ में रहें, सहमे रहें, मुसलमान डरे रहें, इस सरकार से भी डरे रहें, वो दूरी हमेशा बनी रहे। और दूसरे पक्ष भी ये चाहता है कि ऐसा ही होता रहे तो अच्छा है। तो मोदी को मुसलमानों से कौन दूर कर रहा है या मुसलमानों को मोदी हुकूमत से कौन दूर कर रहा है, ये आज हम जरा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जरा खिड़की दिमाग के अपने खोले रखिए दरवाजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ, इसी सवाल के साथ विवेकानंद जी के पास आऊंगा। विवेकानंद जी आरएसएस की विचारधारा को प्रमोट करते हैं, उस विचारधारा से जुड़े हुए विवेकानंद जी कौन है, बताइए कौन है जो मुसलमानों को मोदी सरकार से, मोदी से दूर करने की कोशिश करना चाह रहा है, कर रहा है, जबकि हुकूमत तो इतने अच्छे फायदे की बातें लेकर और इतनी बड़ी सोच लेकर, इतनी ब्रॉड सोच लेकर के आगे आई है। इमरान जी आपने सही कहा और अब तक के मेरे को पैनलिस्ट जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। अब देखिएगा कि एक राजनीतिक लोग जो थे पहले रिजीम्स का जो हिस्सा थे, अब जबकि आप देखेंगे 2019 के इस इलेक्शन में आपको 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आ जाती। एक तो है कि राष्ट्रीय हितों के नाम पर, राष्ट्रीय हितों का एक फसाड क्रिएट करके जो कह रहे थे कि राष्ट्रीय हितों को बचाना है, डेमोक्रेसी को बताना है, इसलिए हम सारे लोग साथ में आएंगे। जो एक सेल्फिश अलायंस बन रहा था, वो गुटबाजी बन रही थी, उसका डिफीट हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जो सामाजिक न्याय की बात करके जो राजनीतिक परिवारों ने अपनी राजनीति चलाने का एक धंधा शुरू किया था, उसका भी यहाँ पर पराजय हुई है इस इलेक्शन में। और तीसरी बात है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे मुस्लिम समुदाय को साथ में लेकर के राजनीति करना, लेकिन उनके विकास के लिए कोई भी काम नहीं करना, ये जो राजनीति लंबे समय तक चली है, जैसे कि अभी सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस और उनके ऑब्जर्वेशंस का जिक्र किया गया था, उसमें कहा गया है कि उनके जितने भी सामाजिक, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, जो भी सोशल डेवलपमेंट के इंडेक्सेस है, वो सारे इंडेक्स में मुस्लिम समुदाय बहुत पीछे रह गया है। तो सोचिएगा कि एक हुकूमत इतने लंबे समय तक अगर राज करती है, फिर भी मुस्लिम समुदाय जो अब जिसको अपना मानती है, धर्मनिरपेक्षता और अन्य चीजों को लेकर के अपना मानती रही है, अब मुझे बताइए कि उनके सारे डेवलपमेंट के जो इंडेक्स है वो पीछे क्यों रह गए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो अभी मुस्लिम समुदाय को ये पता चलने लगा है, आप देखेंगे कि 2014 के कंपैरिजन में 2019 में तकरीबन डबल मुस्लिम समुदाय ने डबल वोट परसेंटेज में बीजेपी को वोट किया है। इसका मतलब है कि राजनीतिक जमीन जो है, सियासी जमीन जो है, वो खिसकती नजर आ रही है। इसलिए एक हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी मेजॉरिटी इस प्रकार का एक भेद बना रहे ताकि हमारी राजनीतिक रोटियां हम सेक सकेंगे, अन्यथा सारी जमीन हमारे हाथ से खिसक जाएगी। ये एक दृष्टिकोण है जो इन समाज में एक सौहार्द का, एक विश्वास का वातावरण बनने में एक फ्रिक्शन के तरह सामने आ रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि पर देखिएगा कि 2014 से लेकर जो भी योजना है, सौभाग्य योजना के तहत इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना हो, सुलभ ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के सर, वो तो ये कहते हैं ना कि इस दौर में, देखिए बोलने वाले तो ये कहते हैं ना, आप लगातार टेलीविजन पर भी देखते होंगे, इल्जामात भी देखते होंगे। मैं बाकी सियासी जमातों की भी बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के लीडर जो बनते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई इस हुकूमत में, इस दौर में एक खौफ है, अकलियतों में खौफ आ गया, बिलखुसूस मुसलमानों में खौफ आ गया है और लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। मतलब एक खुली छूट है, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या किया जाए? मैं सारी योजनाओं को बहुत अच्छा मान रहा हूं, उसमें
को तो बहुत, वो तो कभी आए ही नहीं 70 सालों में, लेकिन लोग उनको न समझकर इस खौफ का शिकार हो रहे हैं या इस खौफ के झांसे में आ रहे हैं। इसका क्या करें? इस संदर्भ में मैं मोहम्मद आरिफ खान साहब जो है, उनका एक इंटरव्यू, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। इंटरव्यूअर बीबीसी वायर पे इंटरव्यू हो रही थी, मैम का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने पूछा कि इस बीजेपी के सरकार में आने के बाद ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं, इस प्रकार की अनेक सारी घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि किस प्रकार के समाज राष्ट्र का हम निर्माण करते जा रहे हैं, हम ऐसे एक राष्ट्र में रह रहे हैं। तो उस पर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कि आप यमन में रहेंगे, कि आप सऊदी अरेबिया या फिर इस प्रकार के जो जहां पर कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी का माहौल बना हुआ है वहां पर रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भारत में अभी भी आप देखिएगा कि 2014 से लेकर ऐसा कोई भी मेजर वायलेंस नहीं हुआ है, कोई आप कहेंगे कि कोई भी राइट्स नहीं हुए हैं, जातीय दंगल नहीं हुई है। इसलिए और उसके आगे जाते हुए जैसे आप देखिएगा कि 5,000 करोड़ की फेलोशिप प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उसके बाद में जो टेक्निकल कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के जो बच्चे हैं उनको देने की बात कही गई। जैसे अभी अंबर मैम कह रही थी कि ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर बात की गई थी। मेरी एक लास्ट में ऑब्जर्वेशन मेंशन करूंगा कि आप देखिएगा कि हिंदू समाज में भी इस प्रकार की प्रथाएं थी, लेकिन वहां पर एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं, इन प्रथाओं पर जबरदस्त आक्रमण करते हैं और उन प्रथाओं में दुरुस्त करने के लिए एक डिस्कोर्स बनाते हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो हर प्लेटफॉर्म पर उनके विचारों की बात होती है। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा एक विचारक है जिसको एक चैंपियन बना है मुस्लिम समुदाय में? सर सैयद अहमद खान की बात अगर करेंगे तो एक समय था उनका जबरदस्त विरोध किया गया। आज की तारीख में मोहम्मद आरिफ खान साहब जैसे लोग जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग हैं, उनको कितना स्पेस मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट की बात हो रही है, उसको सपोर्ट करने वाला एक बड़ा समुदाय जो है सामने आए, सरकार का समर्थन करे। फिरोज बख्श साहब, देखिए जो बातें निकल कर आई कि कौम के बीच में से ही अब लोगों को भी निकल कर आना पड़ेगा जो कि सही हालात को बयां करें। आप जैसे लोग हो जो कि इस वक्त कह रहे हैं कि भाई इतनी सारी चीजें हैं जो पहले कभी नहीं हुई, उनके बारे में कौम जान भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं जान रही है, लेकिन दूसरी तरफ का जो तबका है वो, और खास तो और साथ साथ सामने वाला भी तबका, मतलब गैर मुस्लिम भी, उसमें से भी कट्टर, वो भी जो नहीं चाहते कि मुसलमान मोदी के नजदीक आए, वो भी इस प्रयास में। तो ये दोनों मिलकर के मामले को गड़बड़ कर रहे हैं। इसका क्या हल होना चाहिए, कैसे इनसे निपटा जाए, इसके लिए क्या हिकमत अमली आपको समझ में आती है? देखिए, ऐसा है इमरान साहब, आपने बहुत ही एक कायदे का सवाल किया, हिकमत अमली क्या हो। देखिए क्या है, मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि पिछले तकरीबन 60 साल से वो एक डॉक्टर से इलाज करा रहे थे, बीमारी नहीं गई, बीमारी मुस्तकिल चल रही है। अब यह है कि पिछले 5 साल से एक और वैद्य आया है, उससे इलाज करा रहे हैं, तो उनको उससे जुड़ जाना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने बहुत सही बात कही कि एक खास पार्टी है, विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस है, कोई भी है, इन लोगों ने मुसलमानों का इस्तेसाल किया। बिल्कुल सही बात कही मिश्रा जी ने और विप्लव ने भी कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है मुल्क को। दे हैव डिवाइडेड यूनाइटेड हाउस इनटू अ डिवाइडेड हाउस। तो इससे हमें बचना होगा। और ये जो लोग हैं, देखिए हिंदुस्तान में एक तबका हमेशा रहेगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो हमेशा, जिसकी आपने भी बात कही थी अभी विवेकानंद जी ने, कि वो तबका हमेशा ये कोशिश करेगा कि मुसलमानों में और हिंदुओं में कहीं ना कहीं दीवारें खड़ी रहें। हमें उससे बहुत बचना होगा। और हमें कैसे मौलाना चाहिए? हमें मॉडर्न मौलाना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग चाहिए कि जो मॉडर्न मौलाना थे और वो आगे बढ़ने की तलकीन करते थे। अभी आपने जिक्र किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर लोग ऐसे लोगों को ध्यान क्यों देते हैं। देखिए, अब मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि ये जो सियासत है, मौजूदा दौर की सियासत, ये नए मौका महल की सियासत है, इसको समझना चाहिए, इसके साथ चलना चाहिए। और मोदी साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि देखिए, मोदी साहब कभी भी हिंदुओं और मुसलमानों की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। सही कहा मेरे दोस्तों ने कि वो सबको साथ लेके चलते हैं, सबका यकीन उन्होंने जीता है। और यकीनन मुसलमानों का यकीन उन्होंने इस तरीके से जीता है
कि इससे पहले किसी दूसरे वजीर आजम, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या कोई और, मिसेस गांधी हो या राजीव गांधी हो या कोई भी वजीर आजम हो, हत्ता के अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी उस तरह से मुसलमानों का यकीन और उनकी प्रशंसा नहीं जीती जैसे कि वजीर आजम मोदी ने जीती है। और उसका जो है इजहार है, आप देख सकते हैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में इतने काम हो रहे हैं। लेकिन फिर मुसलमानों को क्यों लगता है कि इस दौर में बड़ा राजनीतिक माहौल बना हुआ है उनके लिए? मुसलमानों को इस वजह से लगता है, देखिए क्या है, मुसलमानों तक सही खबरें नहीं पहुंच पा रही हैं। ठीक है, इस हुकूमत को चाहिए कि जो मुसलमानों की जो एसोसिएशंस हैं, उनके मदारिस हैं, जैसे अंबर ने भी कहा कि मसाजिद से भी उलेमा हजरात को, अइमा हजरात को, मुअज्जिन लोगों को ये बताना चाहिए कि अब नए नहज की सियासत है, हमें मोदी जी से जुड़ के आगे बढ़ना है। और देखिए आरएसएस का जिक्र आया, आरएसएस के खिलाफ बहुत कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं उन्होंने भी, मोहन भागवत साहब ने भी यही बात कही थी विज्ञान भवन में कि जब तक मुसलमान तरक्की याफ्ता नहीं होगा, हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता नहीं होगा। मोदी जी ने भी ये कहा था कि मैं 100 मदारिस को मॉडर्नाइज करना चाहता हूं। तो मुसलमानों को तो भागवत जी की बात को पकड़ के उनके पीछे हो जाना चाहिए। मोदी जी की इस बात को कि मैं अब अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूं, मदारिस को मॉडर्नाइज करना चाहता हूं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि हिंदुत्व जो है मुसलमानों के बगैर अधूरा है। आरएसएस का हिंदुत्व है, जो भारतीय हिंदुत्व है, मुसलमानों के बगैर नहीं पूरा होता है, ये तक उन्होंने साफ तौर पर कहा। अंबर जैदी, आप तो देख रही हैं चीजों को, काम आप देख रही हैं, आप भी समझ पा रही होंगी कि काम हो रहे हैं। मुझे बताइएगा कि किस लेवल पर काम हो रहे हैं और हो भी रहे हैं या नहीं, जैसा कि प्रचार किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर बताइएगा कि ये जो हालात हैं उसको जमीन, आपने बताया ठीक है उलमा हजरात को कोशिश कीजिए, मैं कह रहा हूं कि वो सारे लोग अभी फिलहाल जो है किसी सियासत का शिकार हो गए। मैं मान रहा हूं कि वो सारे उनके बहकावे में आ गए, अब क्या करें? देखिए, मुसलमान, मैं एजुकेशन के लिए ख़ास तौर से काम करती हूँ और जो हमारा मुसलमान तबका है उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि हमारे जो शिक्षा से हमें दूर रखा गया है, हमें इतने दिन तक चला गया है और हमारी ज़रूरत एजुकेशन है। और जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि मौलाना आज़ाद जो एजुकेशन फाउंडेशन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, उसमें इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। बाकी और जितने भी माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं, जो मेरिटस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं और बहुत सारी स्किल ट्रेनिंग्स हैं, आईआईटीज़ की ट्रेनिंग्स हैं, आईटीआई की ट्रेनिंग्स हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको फ़ायदा मुसलमानों को मिल रहा है और उनको लग रहा है कि हमारे बेटर एजुकेशन के लिए सरकार शुरुआत कर रही है और उनको वो पॉजिटिवली आगे बढ़ के आ रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं मिलती हूँ और वो इसी भरोसे पे आ रहे हैं कि अब हमें एजुकेशन मिल रही है और ये हमारी ज़रूरत थी और जो हम डिज़र्व करते थे, जो हमारे साथ इतने दिन से चला गया। अब दूसरी बात ये कि वो कौन लोग हैं जो बार बार इस तरीके से करते रहते हैं? ये वो लोग हैं जिनकी इतने वर्षों से सत्ता चल रही थी मुसलमानों को बेवकूफ बना के, उनको जाहिल रख के, उनको हर वो चीज से दूर रख के जिसके वो हकदार थे। वही लोग, हम अगर देखें, जो कुछ लोग सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जिनको राष्ट्रवाद का रा नहीं पता होता, जिन्होंने राष्ट्र के लिए कभी एक कदम नहीं खर्च किया होता अपना, वो लोग सोशल मीडिया पे बैठ के राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वैसे ही वो मुसलमान जिन्होंने कभी किसी मुसलमान के लिए या अपने देश के लिए कुछ नहीं किया होता, वो मुसलमानों को इकट्ठा करके और दूसरों को धमकियां देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपने निजी फायदे के लिए देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्योंकि ऐसा माहौल बहुत टाइम से बना हुआ था और उनको ऐसे लोगों को फायदा मिलता आ रहा था। तो उनको वो लग रहा है कि अभी भी हम उस चीज से फायदा उठा सकते हैं। तो ये इसी के चलते, अपने फायदे के चलते वो लोग इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जो कथित राष्ट्रवादियों की बात हो रही है और वो कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आपकी पार्टी में होंगे, लेकिन वो आपकी पार्टी का सहारा जरूर लेते हैं या आपकी पार्टी के अनुसांगिक संगठनों का सहारा लेते हैं या उस पूरी विचारधारा का सहारा लेते हैं और अपनी अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं अकलियतों को मोदी जी से, मोदी सरकार से दूर करने में लगे हुए हैं। आप लोगों का कोई कठोर रवैया उनके प्रति दिखता नहीं है, उनके तहीं दिखता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे साइलेंट सपोर्ट है और फिर ऐसे में तो नुकसान आप ही लोगों का है ना। इस चीज को भी तो समझिए। अगर कोई वर्ग आपके करीब आ रहा है आपकी अच्छी योजनाओं की वजह से, आपकी बहुत साफ नीयत की वजह से, तो वो लोग जो आपका सहारा लेते हुए, समझ रहे, आपकी विचारधारा का सहारा लेते हुए, मैं आपकी विचारधारा को राष्ट्रवादी मान रहा हूं, लेकिन जो छद्म राष्ट्रवादी है उनका क्या करेंगे? मुझे लगता है राष्ट्रवाद से तो किसी को परहेज ही नहीं है इस मुल्क में। और आज़ादी का वो दौर भी था जब वंदे मातरम का गीत भी सब लोग साथ में गाया करते थे। और देश में जब पहली शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई थी मौलाना आजाद साहब ने, तो उसके शुरुआत
वंदे मातरम और सरस्वती वंदना से हुई थी। तो भारत तो ऐसा ये मुल्क बात रहा है। 1952 की है, बिल्कुल जी सही जी कह रहे हैं। और बात हो रही है। और मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं कि हमारा मुल्क कैसा था, उसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं। देखिए सारी दिक्कत जो है वो दिक्कत इस बात को लेकर के है कि मुस्लिम समाज के जब विश्वास और हालात की बात हम करते हैं, तो जो दोनों, आप अंबर जी की बात करूं या फिर आरिफ मोहम्मद खान साहब की बात करूं, जब उनकी बातें मैं सुनता हूं तो मुझे कुछ अलग इस्लाम नजर आता है, और एजाज खान ओवैसी जैसे लोगों की बात सुनता हूं तो अलग इस्लाम नजर आता है। शायद इसी अलग अलग छवि को लोग अपने अपने हिसाब से मुसलमानों के दिमाग में फिट करके रखे हुए हैं। आप देखिए मुसलमान युवाओं के हाथ में भी आज स्मार्टफोन आ चुका है, लेकिन एक है लेकिन मुसलमान अलग। मैं कह रहा हूं छवि अलग प्रस्तुत कर रहे हैं, इंटरप्रेट क्या मतलब बताया क्या जा रहा है। देखिए मुसलमानों के कॉमर्शियल एजुकेशन को आप कितना भी ऊपर लेके आइए, वो एक नागरिक के तौर पर उनका हक है, आना चाहिए, जो 70 वर्षों में नहीं हुआ। लेकिन उनके जो रिलीजियस एजुकेशन उनको ये मौलाना जो बैठ करके जो देते हैं उसमें दिक्कत भाई है। तो उनको अपनी जान का खतरा है, तो फिर वो क्या करें? ये तो उनको समझा दिया गया ना कि आपको जान का खतरा, अराजकता का माहौल है, आप क्या करें उसका? अराजकता का माहौल, मैं उदाहरण बताता हूं, फिर तो दूसरी तरफ भी समझाने वाले लोग होंगे। वो तो हिंदू तो नहीं समझ रहा कि अराजकता का माहौल है। उन्होंने अराजकता देखी चांदनी चौक में, एक तबके के कुछ फिरका परस्त लोगों ने मंदिर पर हमला किया, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग वहां पहुंचे हुए थे, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उस जगह पर मौजूद थे, लेकिन उस घटना की प्रतिक्रिया में कोई हिंसा हुई क्या इमरान भाई? मैं यही कह रहा हूं, यही हमारी संगठन की और सरकार की वास्तविकता को दर्शाता है कि हम क्या चाहते हैं, हम किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए पूरे देश को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हमारे लिए नहीं, फिर वो आपकी पार्टी के कुछ लोगों के नाम गिनाने शुरू करते हैं, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, और वो कहते हैं कि ये लोग जो हैं, ये मोदी जी कहते हैं एक अलग चीज, और आपकी जो फ्रंट के लोग हैं वो अलग चीज कहते हैं। तो दूसरा वर्ग इनका उदाहरण देते हुए फिर घबराने की, लोगों को डराने की कोशिश करता है। इसका क्या करें? मुझे नहीं, क्या ये लोग आपकी पार्टी में नहीं है? क्या ये लोग आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है? क्या गिरिराज सिंह ने किसी की हत्या कर दी? क्या गिरिराज सिंह जी ने किसी मॉब लिंचिंग में हिस्सा लिया? गिरिराज सिंह जी अगर कहते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, तो इसको धार्मिक नजरिए से देखने की आवश्यकता क्या है? क्यों आखिर क्या एक तरफ देखिए दोहरी बातें हैं, एक तरफ वही लोग तर्क देते हैं कि मुस्लिमों की आबादी 70 साल में भी इतने परसेंट ही मात्र बढ़ी है, दूसरी तरफ वही लोग रोना लेके बैठ जाते हैं कि ये कानून तो हमारे ऊपर लागू होने वाला है। ये मुसलमानों को गलत तरीके से, एक 70 वर्षों तक इन्होंने सियासत की, आरएसएस का, हिंदुओं का भय दिखा करके उनका वोट लो। 2019 में फेल हुए, 2014 में फेल हुए, 2024 में भी फेल होंगे, चिंता मत करिए। ये अवार्ड वापसी गैंग का जो एक षड्यंत्र है वो लगातार चलता रहेगा, विपक्ष की ओर से उसको विटामिन प्रोटीन मिलता रहेगा। आपने देखा कि जेएनयू में किस तरह से एक गैंग सक्रिय हुआ, तो राहुल गांधी देश की मैं समझ रहा हूं पार्टी के नेता वहां पहुंच गए। मैं समझ रहा हूं जरा, मतलब मैं अनिल जी आपके पास फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग, ये हथियार का लाइसेंस दिलवाने वाली गैंग, और ये तमाम मुसलमानों को डरा कर रखने वाली गैंग, किसी भी सूरत में ये अपना काम लगता है करती रहेगी। अब सरकार को और क्या करना चाहिए कि एक वर्ग विशेष में और ज्यादा तहफ्फुज़ का भाव पैदा हो, और जो विश्वास बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसमें और तेजी आए? जी बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छी बात कही है आपने। देखिए कहीं कोई नहीं, इसमें सबसे बड़ा ये है कि आरोप लगाना बंद किया जाए। इसका सबसे पहला समाधान ये है, उसको मैं और खुल के बताता हूं कि कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या जितने भी धर्म है, जब इस तरह की कोई घटना हो, किसी एक धर्म के संप्रदाय के बहुतायत लोगों द्वारा किसी दूसरे के ऊपर कोई अत्याचार हो, गलती किसकी है बाद में देखी जाए, लेकिन अगर उस धर्म के, चाहे वो धर्म शिक्षक हो, चाहे उस धर्म के नेता हो, वो पहला स्टेप ये उठाएं, अपने धर्म लोगों को जो कानून हाथ में लेके या किसी तरह गलत, उसके लिए अगर पहली उनकी चपत पड़े और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले, तो निश्चित रूप से ये, लेकिन ये जिम्मेदारी सभी धर्म के लोगों की। तो ये जो एक रोक लगेगी, इससे बहुत बड़ा समाज को फायदा होगा। मैं उदाहरण से और बताता हूं, आप विप्लव जी हैं, बिल्कुल सफाई दे रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी ये बात कहनी पड़ी थी। इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक छोटा सा शब्द ने जिसको मैं बीच में दिया कि गौरक्षकों के नाम पर जब इतना बवाल मचा, तो उनको कहना पड़ा ये गौरक्षक नहीं, ये गुंडे। बिल्कुल उन्होंने मजम्मत की, बार-बार मजम्मत, और
हर प्लेटफॉर्म से। सर मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मौत का बिल्कुल धर्म वक्त देखना नहीं है। बंद करिए ना, कम से कम अपराधी का धर्म देखना बंद करिए, पीड़ित का धर्म देखना ठीक बंद है। करिए। और ऐसे कई मौके आए, ऐसे कई संसद के सेंट्रल हॉल से अनिल जी, संसद के सर बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया सर। सब में वो लोग आ रहे हैं, जी। युवा लोग जो बेरोजगार ठीक है। हैं। अगर सरकार रोजगार ठीक है सर, जोर दे दे, ठीक है तो सर, बड़ी समस्या और वो कोशिश जारी है। और बार बार वजीर आजम ने चेतावनी संसद के सेंट्रल हॉल से भी दी है कि टीवी पर दिखने और अखबारों की हेडलाइन बनने से उनके लोग भी परहेज करें, इस तरह की हरकत न करें। माहौल विश्वास का बनता रहे और ये धीरे धीरे बन रहा है। इस पर और सोचिएगा, विचार कीजिएगा। बहुत तमाम आप लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और इस चर्चा को देखने के लिए। आप देखते रहिए जी सर।